हाँ जी। तो अब क्या है, कौन सा लेक्चर होगा अब? थर्ड, सेकंड? तो कौन खा गया? पे दांत मारा हुआ है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो इससे पहले क्या क्या बताया था? कुछ समझ में आया था? वो तो बस क्या कहानी जैसा था। हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास था वो, इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें तुम्हें जानना था। ऐप एक्सेस है। उसमें भी पीपीटी आता है। देखी थी? तो फिर भेजने वाला कौन सा काम करे? जब वहाँ पे है ही तो फिर भेजे ना भेजे कोई फर्क पड़ता है? जिसके पास ऐप एक्सेस नहीं होता उसके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, भाई चलो पीपीटी भेज देते हैं, उसका काम हो जाएगा। अब जिसके पास ऐप एक्सेस ऑलरेडी है उसमें पीपीटी अपलोड हो ही जाता है। तो नोट्स नहीं बनाई? बड़े महान हो आप तो, हैं? बनाई हो? पिछला लेक्चर में ही अभी तुम फंसी हुई हो। तो यहाँ जो लिखने का टाइम देते हो उसमें क्या करती हो? उसमें भी तो तुम लिखती ही हो। रफ में या फेयर में? रफ में। इसके बाद जाके रूम पे उसको करते हो, अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो अब हम इसके बाद बात कर देंगे आज। अभी हमें पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ एंड न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। दोनों का मतलब दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वही देखेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन लॉ दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। उसके बाद है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। दो ही चीज़ है, लेकिन दोनों चीज़ें हमें अच्छे से समझना है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम एकदम से लास्ट में देखेंगे सारे। ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल्स हम लास्ट में देख लेंगे। अब कोई मुझे बताओगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोई सिमिलरिटीज है? जरा सोच के बताओ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है, और दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है? तुम्हें पता है, याद है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है? नहीं याद है? इतना छोटा सा डेफिनेशन है, वो भी याद नहीं है? हाँ। पिछले चैप्टर में तो यही पढ़ाया था ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ भी याद नहीं होगा? और उसी का संडे को टेस्ट है ना? वो भी क्या है, सब्जेक्टिव है। यहाँ तो तुक्का भी नहीं चलेगा। और ये मत सोचना कि हम टेस्ट देने जाएंगे ही नहीं, टेस्ट देने आना है। हाँ। नहीं मिला अभी तक? मिलना तो चाहिए था। वो तो आ गया था तुम लोगों का शायद। अच्छा, मैं बात करता हूँ उसके लिए, मैं बात करके बता दूंगा। तो सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो अभी तक तुमको ये भी नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? कोई दिक्कत है? परसों याद कर लोगे पक्का? परसों सैटरडे पता है ना? एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुला लेता हूँ। सैटरडे को आओगे? जिसको दिक्कत है सैटरडे को आ जाना एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो चलो पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सिमिलरिटी है या नहीं है। जो भी चीज़ें हैं मैं बात कर लेता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताओ थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन, ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे एक बॉडी है किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो ये बॉडी क्या करेगा, अगर इसका मास m है तो ये क्या करेगा, इस सरफेस पर फोर्स लगाता है। और कौन सा फोर्स लगाता है, ये अपना वेट ही तो लगाता है ना। जितना इसका वेट होता है, ये ऑब्जेक्ट इस बॉडी पर अपना वेट लगाएगा, और वो वेट क्या होता है इसका, mg होता है। हाँ, और उसके बाद ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पर ये पड़ा हुआ है, ये सरफेस भी क्या करेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो ये सरफेस भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, क्या नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, हाँ, अगर हम ये कहें कि ये इस ऑब्जेक्ट ने इस पर क्या किया है, एक्शन फोर्स लगाया है, तो रिएक्शन में इसने क्या दिया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया है क्या, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया है क्या, हाँ, लगाया है। अब मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, इसमें क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, नहीं है, नहीं है। तो ये क्या कहता है, अगर दो मास है, एक मास ये है, एक मास ये है, तो लिख दो, ये है, अगर ये दो मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो फोर्स कितना लगता है, d m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही होता है। अब एक बात बताओ, इस पर, इस बॉडी पर ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये जो m1 है, इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, m2 लगा रहा है। m2 अपनी तरफ इधर लगा रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन m1, फोर्स ऑन m1 2 m2, m1 पर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, m2 लगा रहा है, तो फोर्स ऑन m1 2 m2, ये बाई 2। और इस बॉडी पर भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर भी फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। और इस पे लगा कौन रहा है, इस पर कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है, तो क्या होगा, लग किस पे रहा है, फोर्स ऑन m2 2 m1, ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अब बताओ, क्या ये इक्वल एंड अपोजिट होता है, नहीं होता है। ये दोनों में फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ना। तो जितना फोर्स ये उस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स इस पे ये भी लगा रहा है। यहाँ पर मास, तुम कहोगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो लेकिन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्या आता है, यही ना है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्या फर्क पड़ता है, तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाता है इधर की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। और ये सेंट्रल फोर्स होता है, टुवर्ड द सेंटर लगता है कि नहीं है। बस इसमें क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन ये क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स के लिए होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसके लिए होता है, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, और यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा। वहां एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनेगा। तो यही इसमें क्या है, डिफरेंस है। और सिमिलरिटी क्या है,
ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगाएगा, और यहाँ पर भी क्या होता है, इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, तो यही कुछ कुछ कॉमन चीजें दोनों में है। ठीक है, ये क्या यूनिवर्सल है और ये यूनिवर्सल नहीं होता है, ये भी है। ठीक है, लिख रहे हो, लिखो लिखो। अगर लिख ही रहे हो तो थोड़ा सा और लिख लो। ये नॉन कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट फोर्स होता है। तो दोनों चला गया। हो गया। अब आगे है कैपलस का जो लॉ है। किसी को पता है कैपलस के कुल टोटल कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं। 3 में तीनों लॉ कमाल के हैं। कमाल के क्या है, अच्छे हैं, मतलब अच्छे क्या है, जो रियलिटी है वही चीज़ है। लॉ हमेशा जो यूनिवर्सल लॉ होता है, जो रियलिटी होता है वही बताता है। ऐसे अपना कोई लॉ नहीं देता भैया हम मानते हैं ऐसा है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल लॉ जब भी आता है वो यूनिवर्सल ही होता है, सबके लिए से एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैपलस का लॉ है। 3 लॉ होते हैं। पहला होता है इसका ऑर्बिटल लॉ, ऑर्बिट लॉ। ठीक है, उसका जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का मतलब है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके सब क्या होता है, एक ऑर्बिट में घूमता, ऑर्बिटल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और वो ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। हम कहते हैं ना, हम क्या मानते के चलते हैं अभी तक कि सन को हम कहाँ मानते हैं, सन कहाँ होता है, सेंटर में होता है, और उसके चारों ओर क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स है सबके सब रिवॉल्व कर रहा होता है। हम ऐसा मान के पढ़ते हैं और हमेशा हमें ऐसा ही पढ़ाया गया है। लेकिन केपलर साहब ने
केपलर साहब ने कहा क्या, उनका मानना है कि नहीं, ये ऐसा इसका पाथ नहीं होता, इसका ऑर्बिट ऐसा नहीं होता है। होता कैसा भाई, उसका इसका जो ऑर्बिट होता है ना वो होता है इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल कैसा होता है, इलिप्स, ये इस टाइप का इसका क्या होता है, पाथ होता है, इस टाइप का इसका ऑर्बिट होता है। जितने भी प्लैनेट्स है इसी टाइप के ऑर्बिटल ये मोशन करता है, सर्कुलर मोशन उसका नहीं होता है। हम बस अपने सौहालियत के हिसाब से क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन मान के उसको पढ़ते रहते हैं ताकि हमें आसानी हो पढ़ने में, चीज़ें हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको सन मानते हैं, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे प्लैनेट्स इस तरह से रिवॉल्यूशन करते हुए नजर आते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो होता कैसा है, कैसा होता है, एक इलिप्टिकल पाथ होता है और उसी इलिप्टिकल पाथ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके सब रिवॉल्व कर रहा होता है। और सन को कहाँ माना जाता है, उसके एक फोकाई पे। अब ये सारी चीजें फोकाई वोकाई क्या होता है बताता हूँ। ये इसका कहलाता है मेजर एक्सिस। ये होता है इसका माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको हम कहते हैं बी, ये माइनर एक्सिस होता है। और यहाँ से यहाँ तक ए, ये होता है मेजर एक्सिस, ये इलिप्स होता है। ठीक है, यहाँ से सबसे जो लंबा है होता है ये वाला क्या होता है, मेजर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ा, मेजर एक्सिस होता है, इसको हम ए लिखते हैं। टोटल इसका लेंथ क्या होता है, ए होता है। और ये जो है ऐसा वाला, ये क्या है, माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। जाके 11th में पढ़ोगे, इलिप्स वगैरह पढ़ोगे, इलिप्स पढ़ोगे, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ये तुमको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उनका मानना था कि ये इस तरह के पाथ पर जितने भी प्लैनेट से रिवॉल्व करता है। और सन कहाँ होता है फिर, सन को उन्होंने बताया कि भाई इसका एक फोकस होता है यहाँ। ठीक है, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। तो दोनों में से कहीं किसी भी जगह सन को हम मानते हैं। और उसके बाद उसके अबाउट क्या होता है, जितने भी प्लैनेट्स है चक्कर लगा रहा होता है। जैसे मान लो कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ मान लो ये अर्थ है, ठीक, और ये अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। ये अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। रिवॉल्व करेगी तो ऐसे, तो यहाँ इसका सन है और इस पर ये रिवॉल्व कर रही है, तो इसका पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स है सबके सब इसी पाथ पर, ऐसे ही पाथ पे क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, तुम्हारे मार्स है, वेनस है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे के सारे इसी पाथ पर, इसी टाइप के पाथ पर चक्कर लगाता है या रिवॉल्यूशन कर रहा होता है। अगर हम सन को यहाँ मानते तो कभी यहाँ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कहीं भी, बस एक हमारा ये जो फोकाई होता है, एक फोकाई पर हम सन को बांधते हैं, बाद बाकी दूसरा फोकाई खाली छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो उनका यही मानना था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सबका सब क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन करता है। आगे बात समझ में? उसके बाद और जो हमारी, ये तो तुम्हारे क्या हो गए, नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्लैनेट्स वगैरह जो है। उसके बाद जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं ना, वो भी इलिप्टिकल पाथ पर ही रिवॉल्यूशन करता है। उनका ये पहला लॉ था, ये उनका पहला लॉ था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सबके सब क्या करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्यूशन करता है। अब इनका जो है एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये इनका पहला लॉ है। पहला लॉ क्या है इनका, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। जो इनका लॉ है, इनको क्या, इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। और फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कहता क्या है, ये इनका फर्स्ट लॉ है। और फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। जैसे ये फोकस वन है, ये फोकस टू है, जैसा अभी मैंने बताया, ये फोकस वन होता है, यहाँ पर फोकस टू होता है, ठीक है, दोनों फोकस से हैं। और इसको क्या माना जाता है कि सन को किसी एक फोकस पर मान लो, और उसके बाद जो प्लैनेट्स होते हैं उसको रिवॉल्व करा दो इलिप्टिकल पाथ पर। और ऐसा सच में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा होता है सन के अराउंड, ठीक है। और उसके बाद जिस फोकस से, जिस फोकस, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से जो सन की डिस्टेंस है, जो सबसे पास वाला डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीहेलियन, ठीक है। और यहाँ से जो दूर वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, एपिहेलियन, ठीक है। तो इसको नोट करो, पहले ये वाला अगर बनाना चाहोगे तो बना लो, नहीं तो इसी को बना लो। यहाँ भी सब कुछ है ही, बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ये टोटल क्या होता है यहाँ से यहाँ तक, बी, और यहाँ से यहाँ ए। ये नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। कैप्लर फर्स्ट लॉ, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला कुछ है ही नहीं।
तो इलिप्टिकल पाथ के कितने होते हैं? 2 फोकस होते हैं, ठीक है। एक फोकस यहाँ, एक फोकस वहाँ माना जाता है, ठीक है। तो हम जब इस वाले फोकस पर सन को रखेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा? फोकस। इस वाले को हम भूल जाते हैं उस टाइम पे, तो इसके अराउंड क्या होता है? चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के बाद फिर क्या होगा? इसका पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम सन को मानेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा? ये इसी तरह से क्या होगा? ये चक्कर लगाता जाएगा और फिर भी क्या होगा? इसका पाथ इलिप्टिकल ही होगा। ठीक, हो गया। अब है अगला, ये वही चीज़ है, फोकस है, सेंटर है, फोकस है, सेंटर है, और ये प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल पाथ पे। अब है दूसरा लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ देखो क्या कहता है। दूसरा लॉ कहता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया शिफ्ट किया जाता है किसी प्लैनेट के द्वारा वो सेम होता है। वो सेम कौन सा एरिया की बात कर रहा है? कौन से एरिया की बात कर रहा है? दिखाता हूँ अभी कौन से एरिया की बात कर रहा है। देखो, ये सन है, ये तो कहीं नहीं जाता है ना, सेंटर पे यहाँ पे फोकस पे आराम से पड़ा हुआ है। ये जो प्लैनेट है ये तो रिवॉल्व करता है ना, तो हम मानते हैं ना भाई। चलो मैं दूसरा बनाता हूँ, यहाँ मैं बना लेता हूँ दूसरा। यहाँ पर सन है, ये है। अब देखो, कभी ये जो यहाँ पे है अभी, कभी यहाँ भी रहा होगा ना? हाँ, कभी यहाँ रहा होगा या कभी यहाँ रहा होगा, कभी यहाँ भी रहा होगा। तो अगर मोशन इसका इधर से इधर हो रहा है तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से इसी पाथ पे चलेगा तो मोशन इसका इस तरह से हो रहा है। तो कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरह से जाएगा। अब एक चीज देखो, मैं मानता हूँ भाई ये एक पॉइंट है, पॉइंट 1 है। ये पॉइंट 1 है, ये P1 है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ को गया है, तो कुछ टाइम तो लिया होगा, कुछ महीने। हाँ, कुछ महीने लगे होंगे, कुछ दिन लगे होंगे, हो सकता है। तो अब देखो ये कौन से एरिया की बात करता है ना? सन से जो एरिया स्वैप किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ये जो टोटल एरिया स्वीप किया है ना, इसके अंदर की एरिया, इसके अंदर की एरिया की बात कर रहा है, ये वाला, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ये जो टोटल एरिया स्वीप किया गया है इसी एरिया की बात करता है ये वाला एरिया। और आगे दिखाता हूँ कौन से एरिया की बात करेगा ये एरिया। मान लो कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, P1 से P2 आने में कुछ टाइम लगा होगा, मान लेते भाई कितना लगा है?
T1 टाइम लगा, T1 टाइम लगा। ठीक। अब ये प्लानेट रिवॉल्व करते करते अगर इधर की तरफ इसका मोशन हो रहा है तो यहाँ या यहाँ कहीं, कभी यहाँ होगा तो कभी यहाँ होगा। तो हम उतने जितना, मान लो कि हमने T1 इक्वल टू मान लो 2 महीना ले लिया। अब इस 2 महीने के बाद हम, या 2-4 महीने के बाद हम देखते हैं कि ये प्लानेट कभी यहाँ होगा तो कभी, और उसके 2 मिनट के बाद यहाँ होगा, कुछ होगा। तो ये प्लानेट वापस यहाँ आ गया, कुछ दिन के बाद ये प्लानेट यहाँ आया, आ गया फिर भैया यहाँ होगा। और कुछ दिन के बाद, 2 महीने बाद मान लेते हैं कि ये पॉइंट, ये जो प्लैनेट है यहाँ पे आया होगा। दो महीने बाद मान लो यहाँ आया होगा, हम इसको मान लेते हैं ये है P3 और ये है .4। और यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लगा, T2 टाइम लगा। और T1 और T2 की दोनों क्या है, इक्वल है। 2 महीने ही लगा, T1 और T2 दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से यहाँ आया। अब इसने भी तो कुछ एरिया स्विप किया होगा। हाँ, कितना एरिया स्विप किया है देख लो, कौन सा एरिया स्विप किया है। ये और ये, ठीक है, ये वाला एरिया स्विप किया। ये एरिया है। अब दोनों एरिया क्या होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा, बताओगे कोई। अब ये दोनों एरिया A1 और A2 दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। यहाँ पर एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे सेम टाइम लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो कैपलर का सेकेंड लॉ क्या है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, सेम एरिया शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि टाइम T1 इक्वल टू T2 है। उनका ये कहना था। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, इक्वल एरिया स्वीप करेगा। जैसे देखो, ये एरिया 1 और ये एरिया 2, अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। और ये मान लो यहाँ यहाँ कोई प्लैनेट होता तो इस तरह से ये वाला एरिया, तो ये टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। सेम टाइम में क्या होगा, सेम सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया स्विप करेगा। इतनी बात आ गई समझ में। लिखोगे, इसको लिख लो। इसको अगर बनाना चाहोगे तो इसको भी बना सकते हो। ये इस वाले एरिया की बात कर रहा, ये इस वाले की एरिया की। आखिर ऐसा होता क्यों है पता है। कहोगे सर ये तो सर इतना दूर में है और ये इतना पास में, फिर भी सेम एरिया कैसे कवर कर लिया। देखो, जब ये सन के पास कोई प्लैनेट आता है ना, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब दूर रहता है ना तो बहुत स्लो चलता है। जब सन के पास आता है, जब इस फोकस के पास है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सेंटर में तो सेम सेंटीमीटर फोर्स लगता रहेगा। जब पास आता है तो और ज्यादा तेज से क्या होता है, घूमता है। ठीक है। ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे तेज घूमेगा यहाँ से। तुमने
जब ये चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हो रहा था, तब तुमने बार बार न्यूज चैनल पे देखा होगा कि उसके ऑर्बिट को किस तरह से दिखाया गया था। कैसे दिखाया गया था, किसी को याद है? हाँ, ये अर्थ है, उसको तुमने देखा होगा किस तरह से दिखाया गया था। वो इस तरह से दिखा था, ये उसका पहला ऑर्बिट था। इस पर ये क्या कर रहा, रिवॉल्व कर रहा था। ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ से फास्ट हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर फास्ट हुआ, इसी तरह से रिवॉल्व करके एकदम से चल दिया किधर की तरफ, इधर चांद की तरफ, टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके चल देता है इधर की तरफ। ठीक है, तो ये होता है इसका क्या, कि जब वो सन के पास आता है प्लैनेट, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाने के कारण से ही क्या होता है, एरिया वहां पर ज्यादा स्विप कर जाता है। ठीक है, बना लो इसको, ये लॉ लिख लो। अगर ये फोटो बना रहे हो तो ये भी बना सकते हो, ये बना रहे हो तो ये भी बना सकते हो, ये वाला लिख लेना, और ये वाला तो लिखना ही, ये लॉ है। और इसको लिख लोगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 1 इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस 2। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस 2 की बात करो, ये ज़्यादा है और ये कम है। और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ ज़्यादा है। यहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि सन के पास है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी स्पीड कम होती है क्योंकि सन से दूर है। इसीलिए क्या क्या होता है, ये डिस्टेंस कम होता है, लेकिन एरिया अगर देखोगे ना, ये वाला टोटल एरिया, ये एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। स्विप जो करता है एरिया, ये वाला एरिया इक्वल होता है। उसके बाद है थर्ड लॉ, ये देखो वही चीज़ है।
यहाँ तो दिखाया, उसके बाद यहाँ से ये वाला भी इधर दिखाता है इस तरह से। ये वाला एरिया की बात करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट किया जाता है। ये भाई अब देखो, यहाँ पर कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसके पाथ को देखो, इसके पाथ को देखो, कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है डिफरेंस? कलर चेंज हो रहा है क्या? जब पास आ रहा है तो पास का कलर देख रहे हो, रेड हो रहा है, और दूर जा रहा है तो लाइट हो रहा है। तो यहाँ पर पास आने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट होगा क्योंकि सन के पास रहता है, और यहाँ पर इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ और क्या कहता है? थर्ड लॉ इसके टाइम पीरियड और मेजर एक्सिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड और मेजर एक्सिस से रिलेटेड होता है। ये थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम का जो स्क्वायर, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इसके मेजर एक्सिस के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, किसका टाइम पीरियड? इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होगा, अरे इसका टाइम पीरियड होता है ना, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड होता है 365 days एंड 1/4 आवर्स। पक्का? या 6 hours? पक्का? तो ये तो सबका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है। मार्स का भी होता है, मून का भी होता है, हाँ, सैटर्न का, जुपिटर का सारे क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, तो इसके मेजर, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैपलर साहब का थर्ड लॉ था। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, जब तुम डीपीपी खोल के देखोगे या फिर मॉड्यूल खोल के देखोगे ना, इस पर डीपीपी, इस पे ढेर सारे सवाल आते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी लॉ पे। वो वाले लॉ दो जो इससे पहले जो तो तुमने दो लॉ पढ़े, ये दोनों लॉ किसके लिए है? सिर्फ याद करने के लिए है। दोनों चीजें याद करने वाला है। पहला क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिटल वाला है, और दूसरा क्या है तुम्हारा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट करने वाला है। ये दूसरा लॉ है। लेकिन तीसरे लॉ तुम्हारा ये याद भी रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इस पर सवाल भी बनाने के तुमको मिल जाएगा। इस पे सवाल भी करेंगे। मॉड्यूल में नहीं है, इसके आगे वाले में कॉम्पिटिटिव लेवल में देखना, मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे सवाल देखने को मिलता है, हम करेंगे, इस पे सवाल भी करेंगे। इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है थर्ड लॉ? द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्बिटल सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब समझ रहे हो? मेजर एक्सिस हमारा कहाँ से कहाँ तक था? ये हमारा टोटल मेजर एक्सिस है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा? इसका हाफ होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ, ये क्या होगा, इसका सेमी मेजर एक्सिस होगा ना। अगर हम टोटल को ए मानते हैं तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, A/2 होगा। अगर टोटल हम मेजर एक्सिस को 2a मानते हैं तो सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, A होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सवाल के टाइम पे ध्यान देना ये है कि अगर हमें ये दे दे, अगर हमें ये दे दे कि सेमी में हमारा जो मेजर एक्सिस है ए दिया हुआ है, मान लो ए दिया है मेजर एक्सिस, ये क्या है, मेजर एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है। और सवाल में तुमको अगर करना होगा तो यहाँ पर ये क्या है, सेमी मेजर है ना, तो सेमी मेजर के लिए हमें इसका सेमी मेजर निकालना पड़ेगा। सेमी मेजर एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब सेमी मेजर एक्सिस का वैल्यू आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं राइट कर देना है। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस का हाफ होता है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस का हाफ। अगर तुमको सवाल में दे दे कि भाई मेजर एक्सिस हमारा 2 है, 2a या 2 कुछ भी, 2x है, 5x है, कुछ भी है, तो उसका सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? अगर 2 है तो क्या होगा, 1 होगा, 5 है तो क्या होगा, 5/2 हो जाएगा।
ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तब जाके उसका क्यूब करना है। इस पर जब सवाल करेंगे ना, सवाल में ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। ये थर्ड लॉ लिख लो। खास इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन खास ये है इस पर सवाल करना, जो सवाल आएगा उस पर सवाल करना। उसके बाद 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद सवाल कर लेंगे, 2 दिन लगातार सवाल करेंगे। और संडे वाले टेस्ट के लिए सब दिन आओगे? मतलब सब दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ सब लोग आओगे? हाँ। और जितने भी रिवीजन करने हैं कर लो अभी से ही। तुम तो टेस्ट देने, तुम भी नहीं आते हो ना टेस्ट देने? पिछले टेस्ट में आए थे तुम पक्का? अच्छा, उसका मैं देखता हूँ। हो गया। न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। तो अभी तक जितना बताया, आजकल तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 3 लॉ है, तीनों लॉ आसान है, याद रखने वाले हैं। और इससे पहले जो बताया वो भी क्या है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही था। अब थोड़ा कुछ अच्छा चलेगा, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना, थोड़ा पढ़ के भी आना इसको, फिर रिवीजन करेंगे आराम से। और रिवीजन टेस्ट के लिए करते रहना आराम से तुम लोग।